हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे, जो कि रोशन सर के द्वारा जो टेस्ट चलाया जा रहा है, हम लोग उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए, समय मतलब क्वेश्चन भी ज़्यादा है और हम चाहते हैं कम से कम समय में आप सभी क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे यहाँ पर है कि पारदर्शी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पर स्थित होते हैं। तो जो पेरिस्कोप होते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है दो समतल दर्पण जो है कितने डिग्री कोण पर होती है, तो 45 डिग्री कोण पर होती है। और पेरिस्कोप का प्रयोग जो हम लोग मुख्य रूप से जो है ना, और ये जब हम लोग इस तरह से इसका ये बनावट होता है, तो दो मिरर को यहाँ पर लगाया जाता है और इसका उपयोग जो है हम लोग युद्ध के दौरान ना छिपकर देखने में हम लोग करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। कह रहा है कि जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़ से होकर एक धारा प्रवाहित होती है, तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। यदि किसी जंक्शन से होकर यदि एक धारा के बहने से ऊष्मा का उत्पादन होता है, तो दूसरी दिशा में धारा के बहने पर उसी जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रभाव को हम लोग पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं? पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें। और इसका ठीक विपरीत कौन सा प्रभाव, किसका भी प्रभाव होता है, तो वो सीबेक का प्रभाव इसका ठीक उल्टा होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि अति चालकता की खोज कब की गई थी दोस्तों? तो अति चालकता की जो खोज है दोस्तों, वो 1911 ईस्वी में की गई थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अति चालकता की जो खोज है सन 1911 ईस्वी में जो है नीदरलैंड के भौतिक शास्त्री था, जिसका नाम था केमरलिंग ओन्स। क्या नाम था उसका? तो केमरलिंग ओन्स था, उसका नाम था केमर लिंग ओन्स, जिन्होंने 1911 में अति चालकता की खोज की थी। तो इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि मेसर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो जो मेसर जो है एक प्रकार की क्या है, सूक्ष्म तरंग उत्पन्न करती है। मेसर क्या करती है? सूक्ष्म तरंग उत्पन्न करती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है कि अब सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है? तो सूर्य से जो प्रति सेकंड जो है 8.36 गुना 10⁻23 जूल जो है ऊष्मा निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है, तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है? तो वह 0.1 सेकंड तक रहता है। इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और एवं परावर्तक सतह के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, वो 17 मीटर होती है। लगभग में 16.6 मीटर के आसपास होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ध्वनि जो है एक प्रकार का कैसा तरंग होता है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। इसको भी याद रखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो 4 डिग्री सी पर जो है जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल का आयतन क्या होता है? घटता है। और 4 डिग्री सी के बाद जो है गर्म करने पर जल का आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बात करें, जैसे जल का जो है आप याद रखेंगे क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? तो याद रखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है 100 डिग्री सेल्सियस जो है जल का क्वथनांक होता है। आप इसको ध्यान रखें। जब जल में हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं, तो उस कंडीशन में उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। और जल का जो हिमांक होता है दोस्तों, क्या होता है? हिमांक जो होता है वो आपका क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जब जल जमकर बर्फ बनता है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि वायु हिमनद स्थित है। तो ये वायु हिमनद कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है कि ये काराकोरम में है। कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम में ये वायु हिमनद जो है स्थित है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सबसे लंबी हिमनद की बात किया जाए तो वो सियाचिन का हिमनद है। आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नंदा झील कहाँ स्थित है? जो दोस्तों नंदा झील जो है वो आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है? तो गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। और गोवा में ही एक है, गोवा की राजधानी जो है पणजी जो है वह मांडवी नदी के तट पर है। जो गोवा की राजधानी है वह पणजी है। वह किस नदी पर है? तो वह जो है आपको मांडवी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? तो मांडवी नदी के तट पर है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये जो खरा की सूची मिलान करे तो जो हिंडाल्को है दोस्तों, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे हिंडाल्को का जो संबंध है दोस्तों वह किससे है? तो यह उत्तर प्रदेश से है। हिंडाल्को क्या है? एक हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी होता है। ये सब जो है एल्युमिनियम की कंपनी है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जैसे बाल्को कहाँ पर स्थित है? तो बाल्को जो है आपको स्थित है छत्तीसगढ़ में। जबकि हिंडाल्को जो है आपका कहाँ पर स्थित था? तो ये उत्तर प्रदेश में था। अगर हम बात करें नालको का तो ये कहाँ हो जाएगा? आपको उड़ीसा में। नालको कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। और मालको जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। भारत में जो एल्युमिनियम का पहला कारखाना खोला गया था तो वह 1937 में खोला गया था। और पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जो है जेके नगर में स्थापित किया गया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। वर्तमान में बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का होता है। जबकि भारत राज्य में अगर बात करें तो उड़ीसा का प्रथम स्थान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र ITDWC किस वर्ष से कार्य कर रहा है? तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे 2007 से यह काम कर रहा है। तो इस ध्यान रखेंगे। और इसका जो केंद्र है वो कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? तो हैदराबाद में इसका केंद्र स्थित है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा है। हम चाहते हैं कम से कम समय में आपका ये क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कर रहा है सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो याद रखेंगे सप्तऋषि जो है, सप्तऋषि को अर्सा मेजर भी कहा जाता है, बिग बियर भी कहा जाता है और बिग डिपर भी कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सभी में आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि समताप मंडल के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो समताप मंडल के संबंध में जो दोस्तों सत्य कथन हो जाएगा वो क्या होगा कि समताप मंडल में सत्य के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो वो आपका जैसे इसमें मौसमी घटनाओं का अभाव होता है। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है कि हमारे वायुमंडल को निम्न परतों कई सारे परतों बांटा गया। जैसे क्षोभ मंडल होते हैं, संताप मंडल होते हैं, मध्य मंडल होते हैं, आयन मंडल होते हैं, बाह्य मंडल होते हैं। तो इस सबको ध्यान रखेंगे। और इसलिए समताप मंडल में वायुयान चालकों के लिए उत्तम मंडल कौन सा होता है? वायुयान चालकों के लिए जो है, वायुयान चालकों के लिए उत्तम जो मंडल होते हैं वो कौन सा होता है? समताप मंडल होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि किस नाम से जानी जाती है? की गई वृक्षों की अब दक्षिण पूर्व एशिया आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे। वेजिक कल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसका ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मीनाम का मैदान किस देश में स्थित है? तो ये जो मीनाम का मैदान है दोस्तों ये किस देश में स्थित हो जाएगा? तो ये आपका थाईलैंड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है क्या है। करके बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
तो बिहार का जो न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ बातें यहाँ से अब जान लें। तो जैसे कि न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला जो है आपका शेखपुरा हो गया, और अधिकतम जनसंख्या वाला ज़िला आपको जो है वो पटना हो जाएगा। और जो है यहाँ से आप याद रखेंगे कि जैसे बिहार में साक्षरता दर पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार की जो साक्षरता दर है कौन सा, तो बिहार की जो है साक्षरता दर की बात करें तो चलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, डाटा डायरेक्ट याद रखिएगा। साक्षरता दर जो है वह 63.82% हो जाएंगे। जबकि महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो यहाँ पर महिला की साक्षरता दर जो है 53.33% हो जाएगा। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे हम लोग तो वह हो जाएंगे 73.39% हो जाएगा। और सबसे बिहार का सबसे उच्च साक्षरता दर वाला जिला जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वह रोहतास हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला हो जाएगा वो पूर्णिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो बिहार में जो है गंगा की उत्तरी सहायक नदियों से में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो आपका गंडक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, सॉरी गंडक में बूढ़ी गंडक हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर में जो है बिहार में उत्तर से बहने वाली गंगा की सहायक नदियों की अगर कुल लंबाई की बात करेंगे, अगर बिहार में जैसे बूढ़ी गंडक की जो लंबाई हो जाएगी वह 320 किलोमीटर हो जाएगी। जबकि कोसी नदी की बात करेंगे तो वह 260, कितना, 260 किलोमीटर। जबकि गंडक की बात करेंगे तो वो भी 260 किलोमीटर। जबकि घाघरा की बात करेंगे तो ये जो है मात्र जो है 83 किलोमीटर लंबा है, वो भी बिहार में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो बूढ़ी गंडक इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया था। तो भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का जो प्रस्ताव दिया था वो दोस्तों किसने दिया था, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। कौन दिया था, एम विश्वेश्वरैया जो है यह पहली लिखित जो है आपको प्लान दिए गए थे, आर्थिक नियोजन का ये प्लान दिए थे। ठीक है, तो भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव जो है 1934 में इन्होंने कब दिया था, तो 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित एक पुस्तक था, है ना, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, है ना, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया था, है ना, याद रखिएगा। क्या योजना कितने वर्षीय होती है, तो 10 वर्षीय थी। कितने वर्षीय थी, 10 वर्षीय थी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है 1938 की बात करें तो 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजित समिति का गठन किया। और 1944 में बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके अध्यक्ष आरदेशीर दलाल थे। अब ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा जो सर्वोदय योजना, तो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि सर्वोदय योजना जो है, सर्वोदय योजना किसने लाया था, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है सर्वोदय योजना लाया गया था। और ये कब लाया गया था, तो 1950 में। कब लाया गया था, 1950 में। चलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के समय केंद्र में वित्त मंत्री कौन था दोस्तों, तो वह कौन था, तो वह यशवंत सिन्हा थे, आप इसका ध्यान रखिएगा। करने में से कौन सा असत्य है दोस्तों, तो असत्य हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी बराबर होता है जीएनपी माइनस परोक्ष कर होता है प्लस अनुदान कर होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मूल्य कटौती की दर का निर्धारण करता है, तो वह कौन करता है, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है भारत में के मूल्य कटौती की दर निर्धारित करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है समाजवादी समाज की स्थापना करना था, तो वह किसका था, तो आप वो याद रखिएगा। इसका ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का
था। द्वितीय ये जो है पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो यह किस मॉडल पर आधारित था, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह समाजवादी समाज की स्थापना करना था, जबकि भारी उद्योगों एवं खनिज की उच्च प्राथमिकता दी गई थी। और इस समय जो है इस योजना के तहत जो है निम्न उद्योग विभिन्न देशों की सहायता से लगाया गया था। जैसे आपको याद होना चाहिए कि भिलाई, कौन सा, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किसकी सहायता से, रूस की सहायता से लगाया गया था। दुर्गापुर इस्पात जो है ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला इस्पात किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और प्रथम विश्व ये प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना जो है याद रखिएगा वो किस पर है, वो हेराल्ड मॉडल पर आधारित है। और उसका जो 1951 से लेकर 1956 तक जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और ये 56 से कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि किसके फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस के उपभोग खर्च के आंकड़े का इस्तेमाल किया गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका नीलकांत दांडेकर व वीएम रथ के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा कितना प्रतिशत है, तो दोस्त इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका 26%। कितना हो जाएगा, 26% जो है, याद रखिएगा। कह रहा है कि एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति है, तो एसबीआई का जो विज्ञापन पंक्ति है वो क्या हो जाएगा, विद यू ऑल द वे हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या था, सॉरी दोस्तों, कह रहा है उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या था जिसने धर्सना सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में चर्चा किया गया था, तो वो किसके द्वारा, तो वो वेब मिलर के द्वारा किया गया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो कि वेब मिलर ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है धर्सना नमक कारखाने में होने वाले प्रदर्शन का विवरण दिया था। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। करें पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है पाकिस्तान दिवस जो है हम लोग पाकिस्तान दिवस जो मनाते हैं तो वो आपका 23 मार्च जो है 1943 को मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, तो पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, तो 22 दिसंबर 1939 को, एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाई गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो वो 1906 में होती है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ था, तो और किसके द्वारा मतलब ये स्थापित किया गया था, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ है, लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुगल सम्राट फारूकशियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया कौन था, तो वह था जॉन सुरमन। कौन था, तो जॉन सुरमन थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था, तो वह था आपका हैदराबाद का निजाम था। आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर वैदिक काल में अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति किस ऋण से मुक्त होता था, तो ऋषि ऋण से मुक्त होता था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी थी, तो बृहद शिलालेखों की जो कुल संख्या थी वो आप याद रखेंगे 14। कितने, तो 14 थे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि
ये तो बता दिया आपको। करा कि तारिक ए रशीदी की रचना किसने की थी। तारिक ए रशीदी की जो रचनाएं किए थे तो वह किसने किए थे, तो आप याद रखिएगा मिर्ज़ा हैदर तुगलक ने जो है तारिक ए रशीदी की रचना किए थे, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा कि अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था, किससे सीखा था, तो आप ये ध्यान रखेंगे ये मेहरजी राणा और दस्तूरजी राणा से इन्होंने सीखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि गंडक नदी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है, तो आप याद रखिएगा ये शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। जैसे गंडक शतपथ ब्राह्मण में जैसे शतपथ ब्राह्मण में उत्तर प्रदेश का कालीन जिस रेवा नदी को नर्मदा है ना, रेवा नाम से नर्मदा को जाना जाता था और गंडक को सदानीरा। गंडक को कौन सा क्या कहा जाता था, सदानीरा। कौन सा, तो गंडक को सदानीरा कहा जाता था। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे, तो बिहार में कौन थे, तो आप याद रखिएगा मजहरुल हक थे बिहार में होम रूल लीग के संस्थापक थे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिहार में मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल की स्थापना जो है वह 16 सितंबर जो है 1916 को हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं तो आप इसको सॉल्व करके करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि ऋचा म्यूचुअल फंड में इतना रुपए की धनराशि निवेश करती है जो कि उसकी वार्षिक आय का 19% है। सही बात है, तो 19% का वैल्यू ही आपको दे रखा है 5,5,5,9,9,6 ये दिया हुआ है। आप पहले 1 का निकालोगे फिर 100 का निकाल लोगे, तो 100% का जब हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, तो 5,59,968 बाय में क्या हो जाएगा 19 और गुना में 100 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आपको आ जाएगा 2,45,600 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि इसमें आप दोनों तरफ वर्क कर लोगे तो ये 81m² हो जाएंगे और ये n हो जाएगा। आप इधर भेज दो तो ये हो m² गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो यानी कि n/m² बराबर ये हो जाएंगे 81। कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 42 रुपये उधार लेते हैं और 2 वर्ष, तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा। जो किस्त में जब हम लोग इनको तोड़ेंगे तो इतना रुपये का जो अमाउंट मिलेगा ना, तो उसको जब किस्त में हम लोग तोड़ते हैं तो वो क्या होता है, फार्मूला होता है प्रिंसिपल बट्टे में जो किस्त ना, ये प्रिंसिपल मतलब जो आपका जो इंस्टॉलमेंट होता है, आप इंस्टॉलमेंट लिखिए या यहाँ पर जो भी लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है इंस्टॉलमेंट उनका x है, तो अगर इस पर बनाएंगे तो 1+r/100 और फिर प्लस x/में इंस्टॉलमेंट मान लीजिए हुआ है तो 1+r/100 पे पावर 2 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर 2 वर्ष की ही बात की जा रही है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए। तो आप इस पर जो है और इसकी जगह एक जगह आप ना 42,000 रुपया रखिएगा और बाद बाकी आर की जगह आपका 15% है। तो आप इसको जब सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उस फॉर्मूले पर बिठाकर आप तोड़ सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 100 तक में जो विषम संख्या आप स्टार्ट करोगे तो 1 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, तो 99 तक चलेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने विषम संख्या हो जाएंगे 50, और 50 विषम संख्याओं का पहले तो योग हम लोग निकालेंगे तो 50 का स्क्वायर कर देंगे तो 2500 हो जाएगा। ठीक है, और औसत निकालने के लिए 50 से भागा कर देंगे तो ये कटा और 5 से 5 कटा, 5 से 5, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 50। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम है, तो जैसे ये 400 अंकित मूल्य पर 8% का छूट दे रहा है, तो ये जो अंकित मूल्य पर जो है छूट जो दी जा रही है तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो पहले छूट निकाल लेंगे हम लोग, 400 का 8% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8% का साइन हटाएंगे 100 हुआ तो ये 800 के 32 हुआ,
तो 400 में से आप 32 घटा लोगे, 400 में से 32 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 3 9 368 आता है। तो इसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे सबका, ठीक है। तो जो देखेंगे कि कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम हो जाएगा वो आपको हो जाएगा किसका, तो ऑप्शन नंबर जो है आप याद रखेंगे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं सबका, उसी तरीके से चेक करेंगे, देख लेंगे किसका अधिकतम आता है। करें एक दौड़ हो, करें एक 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को, पी जो है क्यू को इतना मीटर से हराता है, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं कि 300, तो पी क्यू को इतना, तो पी जो है 22.5 मीटर जाता है कितना सेकंड में, 6 सेकंड में, ठीक है। पहले तो 1 मीटर का निकाल लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 6 बट्टे में 22 पॉइंट आपका क्या है 5 है, तो 22.5 निकाल लेंगे। और हमें निकालना है पहले 300 मीटर का, तो पी जो है 300 मीटर में कितना जाएगा, तो आप इस तरह से, तो ये हो जाएंगे 6/2 22.5 गुना में 300, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाए, यहाँ एक जीरो जाएगा, तो 25 से तो डिवाइड हो रहा है ना, 25 में 225 हो गया, और 25 से, तो 25 पे, हाँ 25 गुना, तो चलिए देखते हैं क्या, तो काटिए इसको, तो 25 में 225 हो जाता है, तो 25 धन 250 हो गया, तो 25 गुना 12, आप इसको काटेंगे तो 300 हो जाएंगे, यानी कि 120 हो गए। और फिर यहाँ से 3 3 9, 3 चौके 12 हो रहे हैं, और फिर 3 दूना 6, तो ये 40 दूना 80 सेकेंड, तो ये हो रहे हैं। लेकिन फिर 6 मिनट से हार रहा है ना, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 86। मतलब ये पी जो है, पी को टोटल समय लगेंगे 86, ठीक, सॉरी, पी को टोटल समय लगेंगे 80, ठीक, सेकेंड लगेंगे। जबकि करे क्यू द्वारा पूरा दौड़ने में लिया गया समय तो 6 मिनट 6 सेकेंड से हार रहा है, तो मतलब स्वाभाविक है 6 सेकेंड ज़्यादा लगेगा उसको, तो वो हो जाएगा 86। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं क्या है, अरे स्कूल पिकनिक के समूह में जो है, अरे स्कूल पिकनिक के समूह में इतना वयस्क भाग लेते, वयस्क थे, और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक था। तो मतलब इसमें अगर हम लोग बात करें तो 9 बट, जैसे 2/9 है ना, तो इसमें से बच्चे जो चिल्ड्रेन है और जो मेन है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका जो अनुपात देखेंगे हम लोग, तो इसमें 9 में से तो 2 आदमी हो गए, 7 बच्चे हो जाएंगे, तो इनका कितना अधिक है, तो देख रहे हैं 5 का अधिक है, कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। तो इसी 5 का, जैसे 7 से 2 तो कितना ज़्यादा हुआ बच्चे, तो 5 ज़्यादा हुआ। इसी 5 का वैल्यू आपको 95 दिया गया है, तो 95, तो 5 से काटेंगे तो 19 मरतबे, यानी कि एक का वैल्यू 19 हो गया। तो हमसे पूछा क्या, तो कितने बच्चे थे, तो 7 के बाद 7 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो 7 गुना 19 कितना हो जाएगा, 19 सत्तर 133 होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, तो आप इसे तोड़ सकते हैं, तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, या 20 का स्क्वायर 400 करके भी आप 400 माइनस 16 का स्क्वायर 256 घटाइएगा, तो ये 4, ये भी 4, और ये 1, तो ये रूट में 144 हुआ, तो ये 12 का स्क्वायर रूट है। किसका है दोस्तों, तो 12 का स्क्वायर रूट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इससे विभाजित होने पर शेष इतना बचता है, तो इससे जब हम लोग भाग करेंगे तो इसका जो x का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा यहाँ से, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 2 आएगा तो यहाँ से x बराबर 2 के लिए इस पोलिनोमियल का जो मान होगा ना वो इसके बराबर हो जाएगा, जो शेष बचेगा तो वो इस वैल्यू से, यहाँ पर हम लोग ये x के जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे 2, ठीक है, और उसको हम लोग 994 के बराबर करेंगे। तो फाइनली जो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इस तरह से हम सेट कर दे रहे हैं, आप इस पर बना लोगे, सॉल्व कर लोगे। 2 पे पावर ये हो जाएंगे m, प्लस में 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, माइनस में 3 गुना में ये हो जाएंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 26, अब बराबर में क्या हो जाएगा आपको 994।
तो ध्यान रखेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इसकी क्या संभावना है कि एक लीप ईयर्स में, तो एक लीप ईयर्स में हम लोग जानते हैं, एक लीप ईयर में हम लोग जानते हैं, एक लीप ईयर में हम लोग क्या जानते हैं कि 366 दिन होते हैं और इसमें 52 सप्ताह मिलाकर कितने दिन हो जाते हैं, तो इसको हम लोग अगर देखेंगे तो ये 364 दिन हो जाते हैं। तो शेष कितने दिन बच गए, 2 दिन। तो अब जो 2 दिन में आएगा तो वो हमें बोला है कि उसमें 53 रविवार होगा, इसकी क्या संभावना होगी। तो शेष 2 दिन में क्या सब हो सकता है, या तो रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, इसी तरीके से सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। तो इसी तरह से हमारे पास दो दो का पेयर में 7 का है ना, टोटल 7 संभावनाएं बन सकती है। लेकिन उसमें से हमें बोला कि रविवार आने की, तो रविवार आने की 2 संभावनाएं हो सकती है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। संभावनाएं कैसे बन सकती है, तो दो दो करके तो संडे हो गया, सोम रवि है ना, संडे मंडे का बन सकता है, उसके बाद मंडे ट्यूसडे का बन सकता है, फिर ट्यूसडे वेंसडे का बन सकता है, फिर वेंसडे और थर्सडे का बन सकता है, फिर थर्सडे और फ्राइडे का बन सकता है, फिर फ्राइडे और सैटरडे का बन सकता है, फिर सैटरडे और संडे का बन सकता है, सैटरडे और संडे का। तो ये आपका 7 संभावनाएं बन रहे हैं और हमें संडे यहाँ पर देख रहे हैं कि इनमें से 2 मिल रहे हैं, 2 जगह। इसकी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लेनिन बोल्शेविक क्रांति से पहले किस देश में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो वह स्विट्जरलैंड में है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, लेनिन ने 1921 में जो है एक नई आर्थिक नीति जो है लाए थे और अप्रैल थीसिस की रचना है ना स्थापित जो है इन्होंने ही किया था। नई आर्थिक जो है नीति लाए थे और अप्रैल थीसिस नामक संस्था का गठन भी इसी ने किया था, तो ध्यान रखेंगे। अगर ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी, तो वह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच जो है ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि हुई थी। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यह जो है संधि कब होती है, तो 1918 में होती है। कब होती है, तो 1918 में जो है ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि होती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। यहाँ पर करा कि क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है, तो किसको माना जाता है, तो वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। तो आप इसका सही ऑप्शन इसका जो है आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रांतों में द्वैत शासन का जो जनक माना जाता है वो लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। किसको माना जाता है, लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसको माना जाता है, तो लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 1909 के भारत परिषद अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत 6 वर्ष से की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 21 के तहत, किसके, अनुच्छेद 21 के तहत जो है ये है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का ये जोड़ा गया, जिसके तहत ये चीज़ बताई, ये कौन से संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है ये अधिनियम को जोड़ा गया था। और जिसमें ये बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बालक है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द शामिल नहीं है, तो ईसाई नहीं था, बाद बाकी सभी जो है आपका शब्द शामिल था, ठीक है। करेक्ट। राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो वह अनुच्छेद आपका 51 के क में हो जाएगा। किस कौन सा हो जाएगा, 51 के क में।
जैसे आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा द्वारा जो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जो है 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन है ना के द्वारा जो है है ना अनुच्छेद 51 के क में इसे जो है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित बात किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे तो 51 का क्या हो जाएगा, क नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति के तहत सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना किसके अंतर्गत आता है, तो लघुकरण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, तो आप याद रखेंगे लघुकरण के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पूर्वोत्तर परिषद में अधिनियम 1971 में संशोधन कर सिक्किम 8वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा वह वर्ष 2002 के अधिनियम के द्वारा हो जाए, है ना, वर्ष 2002 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है तो वह क्या करता है, यथाशीघ्र जो है सदन के प्रत्येक सदन के समक्ष इसको रखा जाता है। ठीक है। जैसे आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सी बात बताते हैं कि ये जो है राष्ट्रपति के समाधान की जो शक्ति है, तो ये अनुच्छेद 72 के तहत इसकी बात की गई, जबकि राज्यपाल जो है अनुच्छेद 161 के तहत समाधान करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है, तो याद रखिएगा ये सौंपे जाते हैं राष्ट्रपति को। किसको सौंपे जाते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 323 द्वारा जो है, अनुच्छेद 323 के द्वारा जो है जो ये संघ लोक सेवा आयोग है ये क्या करता है, अपना जो प्रतिवर्ष जो अपना प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति फिर इसको संसद में रखता है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्ति, कार्य, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्ती का वर्णन किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चयन समिति में निम्न में से कौन से शामिल नहीं होते हैं, तो कौन से शामिल नहीं होते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति आपका शामिल नहीं होते हैं। कौन नहीं शामिल होते, तो राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार में ये 6 सदस्य होते हैं, तो इसमें जो आपको प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और दोनों सदन के विपक्षी नेता भी रहते हैं इस चीज़ का, और जो है ये सभी आप याद रख सकते हैं। करेक्ट। वोट डालने की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो कब किया गया था, तो याद रखिएगा ये आपको 28 मार्च 1989 को 28 मार्च 1989 को ये किया गया था, यानी कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। तो ये जो है इसका जो है आपका जो 57 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर सही ऑप्शन है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव में वोट डालने की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, और यह 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। मतलब वो 61वें संविधान संशोधन 1988 में ही ये बातें हुई थी, लेकिन उसका प्रभावी रूप से जो है वो आया था कब, आपको 28 मार्च 1988 से प्रभावी होगा। अब आते हैं हिंदी के क्वेश्चन है कुछ, तो हिंदी के क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देशज नहीं है, निम्नलिखित में से कौन देशज नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका पुष्कर। कौन सा, पुष्कर हो जाएगा। कह रहा बाछे खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अत्यंत ही प्रसन्न होना होता है। चलिए कह रहा है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें चारपाई में कौन सा अधिकरण हो जाएगा, कौन सा शब्द हो जाएगा, कौन चारपाई शब्द में कौन सा कारक होगा, तो अधिकरण कारक होगा, क्योंकि पर जो है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो आप ध्यान रखिएगा। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। उसके बाद कर अविकारी शब्द होता है, तो अविकारी शब्द क्या होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा अव्यय होते हैं। कौन होते हैं, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, तो ये एक योगरूट शब्द है। जैसे लंब जो है ना, लंबोदर है ना, जिस लंब जो उदर, जिसका पीठ क्या हो, बड़ा हो, लंबा हो। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो सत्य जो मार्ग जो है सन्मार्ग होता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा समास का
उदाहरण नहीं है। तो इसमें प्रतिदिन जो है वह समास का उदाहरण नहीं होगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं होगा। ये जो है अवयवी भाव समास है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जबकि नीलकंठ है, लंबोदर है, गिरधर है, ये सभी क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। करने मिलने के तुमसे कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यहाँ पर अनेकों नहीं होगा, अनेक नाम है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनेक नाम हो जाएगा। आइए कुछ अब रीजनिंग के प्रश्न हैं। करे दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब है? तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। इसका जो आकृति बन जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो 68 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो ये जैसे कि देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। इसी तरीके से ये जो है यहाँ पर ये किसका क्यूब है? तो 6 का क्यूब है और ये हो जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि ए से सी हुआ, सी से ई हुआ, ई से क्या हो जाएगा? 2 की वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं कि घट रहे हैं, 2 माइनस हो रहे हैं, 2 माइनस हो के क्या हो जाएगा? यहाँ पर टी हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आकृति को कौन पूरा कर रहा है? तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये हटा, फिर यहाँ से ये हट गया, अब यहाँ से ये हटेंगे तो बच क्या जाएंगे? आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साइंस से है आपका। करे कि निम्नलिखित करे कौन सा मुख्य क्वांटम नंबर से? तो मुख्य क्वांटम नंबर क्या बताते हैं आपको? कोष की जो मुख्य क्वांटम नंबर है, जो आपका यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम नंबर है वो क्या बताते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो आपको इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर को बताते हैं। और जबकि द्विगंशी क्वांटम नंबर जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन का अपकोष बताता है। और चक्रण क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्रण को बताता है। और जबकि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन का कक्षक बताता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जैसे 1 का सी आपका यहाँ है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 2 का डी नंबर जो है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेट है ना प्लेटिनो साइनाइट का स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है? तो वो क्या हो जाएगा? गामा किरणें हो जाएंगी। कौन सा किरणें हो जाएगी? गामा किरणें हो जाएंगी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप और ताप का क्या संबंध होता है? तो द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? घट जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोडियम धातु के संबंध में असत्य है? सोडियम धातु के ये बेंजीन में विलय होते हैं, यहाँ पर अविलय लिखा होती है, असत्य है दोस्तों, तो याद रखेंगे। कारण निम्न में से किसका प्रयोग भट्ठों में अस्तर लगाने के रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका है कि चांदी की चम्मच से अंडा खाने से वर्जित क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो है प्रतिक्रिया करके नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्रवित पेट्रोलियम और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? एलपीजी एवं एलपीजी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें जो सोडियम सल्फेट है वो रासायनिक उर्वरक नहीं है। टेरामाइसिन क्या है दोस्तों? टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक को किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो वह याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसम से। उसके बाद है कि पेट्रियोल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी जो है ये क्या हो जाएगा? एमेनेसिया से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कर फाइंड द मिस्टेक ऑफ एनी इन द सेंटेंस गिवन द बिलो। अरबियन नाइट्स हैव द मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर द रीडर्स। तो इसमें किसी तरह का एरर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। करंट में चूज द एंटोनिम्स, मतलब ये जो है आपको इसका है ना, तो जैसे इसका तो कंटेनमेंट्स का मतलब ये प्रसन्नता या खुशी होती है, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा? तो आपका सैडनेस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि इसका कह रहा है कि एक्टिव वॉइस आपको कौन सा सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका जो सही एक्टिव वॉइस हो जाएगा वो आपका शी विल डिलीवर द गिफ्ट हो जाएगा। विल द गिफ्ट है ना,
तो बाय हर सी विल डिलीवर बाय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करें चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम्स ऑफ द बेनिफिशियल, जो बेनिफिशियल का यूजफुल हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि सिलेक्ट द, ये है आपको इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो दोस्तों क्या बन जाएगा, तो रिया मी आस्क्ड मी इफ आई वाज फीलिंग फाइन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स, तो यहाँ पर ग्रास मतलब ये क्या हो जाएगा, टफ ऑफ, है ना, टफ्ट ऑफ ग्रास हो जाएगा। अगर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फ्रॉम, तो यहाँ पर जो सुटेबल वर्ब क्या हो जाएगा, दिल्ली एंड डिसाइडेड टू स्टे। अगर ही जंप्स इनटू द रिवर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू वर्ड हो जाएगा, जैसे नदी में छलांग लगाता है या कूदता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मैकोफिलस शब्द इंगित करता है, तो भोगें द्वारा जो परागण होता है वो मैकोफिलस कहलाता है, जबकि पक्षियों द्वारा होता है तो ऑर्निथो और चमगादड़ द्वारा तो चिप्टोल, है ना, फिलस होता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, तो ये कितना, तो 7%, कितने, 7%, याद रखिए कार्बन का लगभग प्रतिशत परिवहन होता है 7%। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः जो है अब पॉन्ड सिल कहा जाता है, तो वो किसको, तो स्पायरोगायरा को कहा जाता है। हालांकि सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन था, वोल्फिया हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ जो है प्राकृतिक या कृत्रिम रूप में जंगलों को पुनर्स्थापित करना होता है, तो रिफॉरेस्टेशन होता है। खीस क्या होता है, जो मादा के बच्चा देने के बाद जो दूध, पहला दूध होता है वो खीस कहलाता है। और कह रहा है कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है, तो याद रखिएगा वो आलू हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आलू। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो वह 23 मार्च को, कब मनाते हैं, तो 23 मार्च को मनाते हैं। दोस्तों दिवस से संबंधित हम कुछ वीडियो अपलोड कर देंगे, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हालांकि 2023 को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल को कौन सा स्थान मिला था, 94वां स्थान मिला है ना। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र पौडेल थे। और प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, पुष्प कमल दल प्रचंड हो जाएगा। कह रहे विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अजय बंगा को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा था तो उसे क्या कहा जाए, शिव शक्ति पॉइंट। और जो चंद्रयान 2 जो निकला था वहाँ पर तिरंगा पॉइंट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, हमारे जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।